जलाल के साथ उसकी होने वाली मुलाकात इत्तिफाकी थी, एक ऐसा इत्तिफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी। उसे पता नहीं था कि इत्तिफाकी मुलाकात उसके लिए कितने खतरनाक असरात लेकर आने वाली थी। महीनों या सालों में नहीं, बल्कि दिनों में। 2 दिनों बाद एक डिनर में मधु थे। वो उस वक्त सालार के साथ खड़ी चंद लोगों से मिल रही थी जब उसने हेलो की एक शनासाई आवाज सुनी। इमामा ने गर्दन मोड़ कर देखा और फिर वो हिल न सकी। वो फारूक था जो बेहद गर्मजोशी के साथ सालार से मिल रहा था। मेरी बीवी। सालार अब उसका तारुफ करवा रहा था। तारुफ की जरूरत नहीं, मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूँ। सालार ने कुछ हैरान सा होकर फारूक को देखा। आप मिल चुके हैं इमामा से? बिल्कुल, अभी परसों ही तो मिले। डॉक्टर जलाल अंसर के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी क्लास फेलो है। जब उन्होंने उसको आपका विजिटिंग कार्ड दिया तब मुझे पता चला कि आपकी वाइफ हैं। फारूक बड़े खुशगवार अंदाज में कह रहा था। मैंने और मेरी मिसेस ने तो खाने पे भी इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आजकल मसरूफ हैं। फारूक ने इमामा की फख होती रंगत को देखा, सालार के बेतासर चेहरे को, जो कुछ वह कह रहा था। सालार को उस पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके कान जैसे सुन्न हो रहे थे। वो जलाल अंसर से मिल रही है, लेकिन कब से? फारूक की बात सुनते ही इमामा ने उसे खुश्क होते गले के साथ देखा। उसने उसके बेतासर चेहरे को देखकर गलत अंदाजा लगाया था। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वो मेरी बात समझ लेगा। उसके बेतासर चेहरे ने इमामा को अजब खुशफहमी में मुब्तला कर दिया। आप जहीर साहब से मिले? उसने एकदम सालार को फारूक की बात काटते देखा। आए हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। सालार फारूक को लिए एक तरफ चला गया। वो दोबारा पलट कर उसकी तरफ नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी में उसके पास नहीं आया था। वो कुछ परेशान हुई, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि सालार उस चीज़ को बड़ा इश्यू नहीं बनाएगा। गाड़ी में बैठते भी उसकी खामोशी वैसी ही थी। गाड़ी की मेन रोड पर आने के चंद मिनटों बाद इमामा ने उसकी तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम मुझसे नाराज हो? विल यू प्लीज शट अप? वो फ्रेज हो गई थी। मैं सब गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। वो इस पर चिल्लाया नहीं था, लेकिन जो कुछ उसकी नजरों में और उसके ठंडे लहजे में था वो इमामा को मारने के लिए काफी था। वो उसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत न कर सकी। इतनी महीनों में उसने उसे अंधाधुंध गाड़ी को ड्राइव करते हुए देखा। अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो अपनी जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंकते हुए सीधा किचन में गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किचन में जाए या उसके बेडरूम में आने का इंतजार करे। अपनी चादर उतारते हुए कुछ देर अपार्टमेंट की बैरियर दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसका ज़हन अब माऊफ होने लगा था। वो इतने अरसे के बाद एक दोस्त और एक इश्क के साथ रह रही थी, लेकिन आज पहली बार एक शौहर का सामना कर रही थी। कॉरिडोर में खड़े खड़े उसने सैंडल्स उतारे। तभी उसे सालार को किचन एरिया से पानी का ग्लास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे देखा। अब उसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। पानी का ग्लास खाली करके टेबल पर रखते वो अब अपनी टाई उतार रहा था। वो अब अपने गले से टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ आई। वो कुर्सी खींच कर बैठी थी कि वो कुर्सी धकेलता उठ खड़ा हुआ। सालार, मेरी बात सुनो, अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है। उसे सालार की आंखों में पहले कभी तहकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज़ की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शौहर को धोखा देना क्यों ज़रूरी समझा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की कौन सी खूबी है जो तुम्हें अपने शौहर में नजर नहीं आई? वो अपने लहजे से उसे काट रहा था। उससे बेहतर है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से उससे मिल रही हो। मैं इत्तिफाकन उससे मिली, वो भी सिर्फ एक बार। उसने भराई आवाज़ में कुछ कहना चाहा। सालार ने पूरी कुव्वत से डाइनिंग टेबल पर हाथ मारा। स्टॉप बी फूलिंग मी वुमन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। इमामा के हाथ कांपने लगे। तुम समझती हो मैं अब तुम पे एतबार कर लूँगा? तुमने मेरी नज़रों में अपनी इज्जत खत्म कर दी आज। यू आर नथिंग बट ए ब्लडी चीटर। वो कहती वहाँ रुका नहीं। बेडरूम में जाने के बाद स्टडी रूम में चला गया। उसने अपनी मुट्ठियाँ भेजकर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट दूर करने की कोशिश की। उसके अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सालार ने बना ली थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी जितना इमामा समझती थी। उसके और जलाल की मासी के ताल्लुक से अगर वाकिफ न होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर इतना हंगामा खड़ा न करता।
उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। वो सारी रात जागती रही। सालार बेडरूम में नहीं आया। उसे यकीन था कि सुबह तक उसका गुस्सा खत्म नहीं तो कम जरूर हो जाएगा और उससे दोबारा बात करना चाहती थी। वो फजर के वक्त कमरे में आया था। उस पर एक नजर डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज के लिए चला गया। उसकी वापसी मामूल के मुताबिक जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से कुछ देर पहले भी थी। उसने इमामा को तब भी मुखातिब नहीं किया। इमामा के निकाले हुए कपड़ों की बजाय वह अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम गया। वो कुछ दिल बर्दाश्ता होकर किचन में नाश्ता बनाने लगी। सालार तैयार होकर लॉन्च में आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने की बजाय स्टडी रूम में चला गया। उसे पता था वो अपना लैपटॉप लेने गया होगा वहाँ, लेकिन ऐसा वो नाश्ता करने के बाद करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सालार नाश्ता लगा दिया मैंने, उसने इमामा ने उससे कहा। उसके लिए तुम जलाल को बुला लो। उसने बात नहीं कही थी, उसे कोड़ा मारा था। वो सफेद पड़ गई। एक लम्हा रुके बिना अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो कितनी देर वहां खड़ी रही। उसके लफ्ज किसी खारदार तार की तरह उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ खा न सकी। उसने दोबारा सालार को कॉल की, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। उसने टेक्स्ट मैसेज के जरिए उससे माफ़ी मांगी। उसने टेक्स्ट का भी कोई जवाब नहीं दिया और रोजाना 7 या 8 बजे के करीब घर आता था। और अगर उसे कभी देर से आना होता तो उसे मतला कर देता था, लेकिन उस दिन वो रात को तकरीबन 10 बजे आया था। आज बहुत देर हो गई। इमामा ने दरवाजा खोलने पर पूछा। सालार ने जवाब नहीं दिया। वो खड़ी सिर्फ उसे देखती रह गई। लॉन्च में रिमोट से टीवी ऑन करते हुए बेडरूम में चला गया। ये जैसे इशारा था कि वो दोबारा टीवी देखने के लिए वहां आएगा। इमामा को यकीन था कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी बोझल दिल से वो खाना लगाने लगी। वो 10-15 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके लॉन्च में आ गया था। फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक निकाल कर वो सोफे पर बैठकर चैनल सर्फिंग करने लगा। खाना तैयार है, इमामा ने उसे इन्फॉर्म किया। वो टीवी देखता रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो आगे बढ़ी। उसने टीवी से नजरें हटाकर उसे देखा। ये मेरा घर है, यहाँ मौजूद हर चीज मेरी है और खाना न खाना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उसकी आंखों में बेरुखी के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। स्टॉप दिस बुलशिट। वो अजीब अंदाज में हंसा था। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ जरूर बन गया, लेकिन बेवकूफ हूँ नहीं। साला तुम जो समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके सामने सोफे पर बैठ गई। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। मैं जो तुम्हें समझा था वो गलत था। इमामा के हलक में फिर गर्मी पड़ने लगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? उसने भराई हुई आवाज में कहा। इमामा आज मेरे सामने रोना मत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, एक्सप्लॉइट कर रही हो, करो, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। वो उसकी आंखें देखकर बुरी तरह मुश्तल हुआ था। ठीक है, तुम बात सुनना नहीं चाहती, मत सुनो, लेकिन माफ कर दो मुझे। मेरी गलती है, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। उसने कपकपाती आवाज में कहा। उस तरह मिलने की बजाय तुम उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसने उसकी बात काट कर कहा। साला वो शादीशुदा है। वो बात मुकम्मल न कर सकी। उसकी आंखें बहने लगी थी और उसके बाद अधूरा छोड़ने पर उससे लगा था। बहुत दुख है तुम्हें उसकी शादीशुदा होने का। तो कहो उससे तुमसे दूसरी शादी कर ले, बीवी को तलाक दे। लेकिन उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे उसे दस्तयाब हो। वो सांस न ले सकी। कम से कम उसे उसकी जुबान से सुनने की तवक्का नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बेयकीनी से कहा। तुम जो मतलब निकालना चाहती हो निकालो, उसने कहा। मेरे कैरेक्टर पर बात कर रहे हो तुम? उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। कैरेक्टर है तुम्हारा? उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। कैरेक्टर था तो शादी की थी तुमने। उसे अपनी भराई आवाज से खुद ही झंझलाहट होने लगी थी। शादी नहीं, गलती की थी एंड आई रिग्रेट इट। वो उसका मुंह देख कर रह गई। खामोशी का एक लंबा वक्फा आया था। फिर उसने अपने हलक में फंसा आंसुओं को गोला निगलते हुए कहा। मेरी फैमिली होती ना तो मैं तुमसे इस तरह की एक बात भी न सुनती, लेकिन अब और कुछ मत कहना वरना मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। साला ने जवाब में टेबल पर पड़ा अपना सेल उठाया। उसने फुरकान को कॉल की। तुम्हारा ड्राइवर सो तो नहीं गया? नहीं। दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। तुम्हें जरूरत है? हाँ। अच्छा मैं उसे बताता हूँ। साला ने सेल फोन बंद कर दिया। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, तुम पैकिंग करके जा सकती हो, लेकिन मुझे कभी घर छोड़ने की धमकी मत देना। जो कुछ तुम मेरे घर में रह के कर रही हो बेहतर है यहाँ से चली जाओ। उठकर बेडरूम में चला गया। वो बुत की तरह वहीं बैठी रही। उसने उसे धक्के देकर नहीं निकाला था, लेकिन वो यही समझी। चंद लम्हे बाद उठकर अपार्टमेंट से बाहर आई। लिफ्ट में उसने अपने दुपट्टे से भीगी आंखों और चेहरे को रगड़कर खुश किया।
वो ड्राइवर के सवालों से बचना चाहती थी। मुझे सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दो, उसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए कहा। सईदा अम्मा ने नींद से उठकर दरवाजा खोला। मामा को देखकर बुरी तरह परेशान हुई, मगर उससे ज्यादा परेशान उसे अंदर आकर बिलक बिलक कर रोते देखकर हुई थी। सालार ने घर से निकाल दिया। उसे सुनकर हवास बख्ता हो गई थी। वजह क्या थी वो सईदा अम्मा को तो क्या किसी को भी नहीं बता सकती थी। भाईजान को फोन मिला दो, मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है वो? सईदा अम्मा को गुस्सा आने लगा। इमामा ने उसकी इसरार के बावजूद आधी रात को डॉक्टर सब्त को फोन नहीं किया। ये मुसीबत उसकी थी, वो उसके लिए लोगों की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। वो खुद पिछली रात नहीं सोई और अब इस तरह रोते रोते उसका सर दर्द से फटने लगा था। फजर की नमाज के बाद वो सोने के लिए लेट गई। नींद मुश्किल से आई लेकिन आ गई थी। दोबारा उसकी आंख दोपहर को खुली और आंख खुले पर उसे ये सब एक भयानक ख्वाब की तरह लगा था। साला ने कोई फोन तो नहीं किया? उसने सईदा अम्मा के कमरे में आने पर पूछा। नहीं, तुम नहा लो, मैं खाना लगाने लगी हूँ। फिर भाई साहब की तरफ चलते सईदा अम्मा कहकर निकल गई। पता नहीं उसे क्यों उम्मीद थी कि वो पछता रहा होगा। शायद उसके चले जाने के बाद उसे एहसास हो गया होगा कि उसने ज्यादती की है। 12 घंटे गुस्सा खत्म होने के लिए काफी था। अगर ये सब कुछ उसने गुस्से में किया था तो उसने बोझल दिल के साथ शावर लिया और सईदा अम्मा के घर पड़े अपने कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। उसे बहुत भूख लग रही थी लेकिन 2 लुक़्मे लेते ही उसकी भूख मर गई। सईदा अम्मा ने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। वो खाने के फौरन बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहती थी लेकिन इमामा डॉक्टर साहब को उनके ऑफिस फोन पर उस तरह की गुफ्तगू से परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन सईदा अम्मा उस पर तैयार नहीं थी। वो उसे जबरदस्ती डॉक्टर साहब के घर ले आई। कुलसुम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरह ख्वास बख्ता गई। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे। लेकिन बेटा झगड़ा किस बात पर हुआ? इमामा के पास उसे एक सवाल का जवाब नहीं था। सईदा अम्मा और कुलसुम आंटी के हर बार पूछने पर उसे एहसास होता है कि उस सवाल का जवाब उनकी नीयत साफ होने के बावजूद उसको मुजरिम बना रहा था। अगर उनको ये बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी तो वो कभी उस किसी अच्छे रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करती। वो ये सब डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती थी जो घर आते ही उसे उस तरह देखकर परेशान हुए थे। उसे मेरे कैरेक्टर पर शक है, उसने उनके बार बार पूछने पर सर झुकाए हुए कहा। डॉक्टर सब्तारी को जैसे शौक सा लगा था। सईदा अम्मा और कुलसुम आंटी भी बोल न सकी। डॉक्टर साहब ने उसके बाद कोई सवाल नहीं किया उससे। वो रात को आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, परेशानी की बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। उसने इमामा को तसल्ली दी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब कर लूंगी लेकिन अब उसके घर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर सब्तारी ने उसकी किसी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अब भी शौक में थी। सालार सिकंदर के बारे में जो तासुर वो आज तक बनाए बैठे थे वो बुरी तरह मस्त हुआ था। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सब किसी गलत फहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सालार उस लड़की को आधी रात उस तरह का इल्जाम लगाकर नहीं निकाल सकता जिसको अपनी बेटी कहते थे। फुरकान इस रात अकेला आया था। सालार उसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद उसे रोक लिया और सालार के बारे में पूछा। वो कुछ मसरूफ था इसलिए वो नहीं आ सका। फुरकान इत्मीनान से कहा, आपको उसने बताया कि उसने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान चंद लम्हे बोल न सका। इमामा को? उसने बेयकीनी से कहा, आपके ड्राइवर के जरिए उसने कल इमामा को सईदा बहन के घर भिजवाया था। फुरकान को पिछली रात सालार की कॉल याद आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे? मतलब? फुरकान का दिमाग वाकई चकरा गया। सालार इमामा पर जिस तरह जान छिड़कता था, कम से कम उसके लिए बात मानना मुमकिन नहीं था कि वो उसे घर से निकाल सकता है, और वो भी इस तरह आधी रात को। उसे कल जिम में बहुत खामोश लगा था और आज तो आया ही नहीं था। मैं उसे अभी फोन करता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते सालार को अपने सेल से कॉल की। सालार का सेल ऑफ था। उसने दोबारा घर के नंबर पर ट्राई किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा, फोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है। मैं घर जाकर उससे बात करता हूँ, आप इमामा को मेरे साथ भेज दें। फुरकान वाकई परेशान हो गया था। नहीं, इमामा आपके साथ नहीं जाएगी, उसने निकाला है, खुद ही आकर मौजरत करके ले जाए। डॉक्टर साहब ने दो टोक अंदाज में कहा, आप उसे जाकर मेरा पैगाम दें। फुरकान ने डॉक्टर सब्ताली को कभी इतना संजीदा नहीं देखा। सालार ने बेल की आवाज़ को चंद बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अंदाजा हो गया कि फुरकान जाने का कोई इरादा नहीं रखता और उसका इरादा क्यों था वो जानता था, उसने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर आ गया। तुमने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान अंदर आते अपने अक़ब पे दरवाज़ा बंद करते हुए कहा।
मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ कर गई है। साला ने पीछे देखे बगैर स्टडी रूम में जाते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने खुद मुझे ड्राइवर को भेजने का कहा था। फुरकान उसके पीछे स्टडी रूम में आ गया। हाँ कहा था, क्योंकि उसने मुझे घर छोड़ने की धमकी दी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कल जाना है तुम आज चली जाओ, लेकिन मैंने उसे निकाला नहीं। उसने अपनी कुर्सी पर बैठे बेतासिर चेहरे से कहा। फुरकान ने सिगरेट के टुकड़ों से भरे एश ट्रे को देखा और फिर उसे सिलकते हुए सिगरेट को जिसे वो दोबारा उठा रहा था। बीवियां घर छोड़ने की धमकियां देती रहती है, उसका ये मतलब नहीं कि उसे इस तरह घर से निकाल दो। फुरकान ने बेड पर बैठते हुए कहा, देती होगी, बट शी डेयर नॉट डू दैट टू मी। उसने फुरकान की बात काट कर कहा, डॉक्टर साहब कितने परेशान है, तुम्हें अंदाजा है ये मेरा और उसका मामला है, और डॉक्टर साहब को बीच में क्यों लाइए। वो सिलगा था, वो कैसे नहीं लेकर आती, तुम उसे घर से निकालते, डॉक्टर साहब को पता न चलता। वो चाहती तो न पता चलता, अगर इतनी जुरात थी कि घर छोड़कर चली गई तो फिर इतना हौसला भी होना चाहिए था कि मुंह बंद रखती। उसने सिगरेट का टुकड़ा एश ट्रे में फेंकते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है। कुछ नहीं, किसी बात पर झगड़ा है तुम दोनों का, बस हो गया किसी बात पर। वो कम अज कम वजह बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। फुरकान आधे घंटे बहस के बाद उससे वजह मालूम न हो सकी और फिर उसने हथियार डाल दिए। ठीक है, जो हो गया सो गया, अब तुम उससे ले आओ। ये मैं नहीं करूँगा, मैंने उसे निकाला न मैं उसे लेकर आऊँगा, वो खुद आना चाहती है तो आ जाए, उसने डोटोक अंदाज में कहा। और डॉक्टर साहब ये सब नहीं होने देंगे, उनका पैगाम यही कि तुम जाकर मौसरत करके उसे ले आओ। सालार खामोश रहा। मेरे साथ चलो, अभी उसे ले आते ही। मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर साहब से मैं खुद बात करूंगा। अभी करो बात। मैं अभी बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ दिन वहाँ रहे, ये उसके लिए अच्छा होगा। फुरकान अगले 2 घंटे बेटे से ही समझाता रहा, लेकिन वो उसके इनकार को इकरार में न बदल सका। वो बेहद नाखुश सालार के अपार्टमेंट से गया। उसकी खफगी ने सालार के फ्रस्ट्रेशन में और भी इजाफा किया। डॉक्टर सप्ताली अगले 4 दिन उसका इंतजार करते रही, वो नहीं आया, नहीं उसका कोई फ़ोन आया था। उन्हें खुद उसको फ़ोन करने में आद था। उन्हें कहीं ना कहीं तवक्का थी कि उनका इतना एहतराम ज़रूर करता है कि उसका पैगाम मिलने पर आ जाता, लेकिन उसकी मुकम्मल खामोशी ने जैसे उन्हें जहनी धचका पहुंचाया था। इमामा उस दिन से उनके घर पर थी। फुरकान डॉक्टर सप्ताली और सालार के अपार्टमेंट के दरमियान घुन चक्कर बने हुए थे। उस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अब तक जहनी हालत इमामा की थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके मामले में इस तरह का रवैया दिखा सकता है। चौथे दिन डॉक्टर सप्ताली ने सालार को फ़ोन कर दिया। ऑफिस में बैठा हुआ था और सेल पर डॉक्टर साहब का नंबर देखकर चलना भी हिल ना सका। एक ऐसी कॉल थी जिससे वो बचना भी चाहता था और जिसे वो अटेंड न करने की जुरात भी नहीं कर सकता था। रस्मी सलाम दुआ के बाद डॉक्टर सप्ताली ने बगैर किसी तमीद के उससे कहा, आप अगर शाम को मेरी तरफ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आ जाता हूँ। अगर मामला ख़त्म कर लेंगे तो ठीक है, वरना मामला ख़त्म कर लेंगे। उनके अल्फाज में उसके लिए किसी भी किस्म का अबहम नहीं था। मैं आ जाऊँगा, मेहरबानी होगी आपकी। उसने मज़ीद कोई बात कहे बिना सलाम करके फ़ोन बंद कर दिया। वो फ़ोन हाथ में पकड़े बैठा रहा। डॉक्टर सप्ताली का लहजा उसके लिए नया था और गैर मुतवक्का वो जुमला था जो उसने आखिर में कहा था। मामला ख़त्म करने तक नौबत कैसी आ गई थी। उसके नज़दीक एक झगड़ा था। पहली बार उसके पेट में ग्रह पड़ी थी। उस शाम पहले की तरह डॉक्टर सप्ताली ने उसे दरवाजे से रिसीव नहीं किया, न उससे मुसाफा किया, न उसके लिए उठे थे और लॉन्च में कोई किताब पढ़ रहे थे। उसके आने पर उसने किताब बंद करके साइड पर रखी। सालार सलाम करके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैं तुमसे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा सालार। सालार ने सर उठाकर उन्हें देखा। उनके मुंह से पहली बार तुम का दर्ज तखातब सुन रहा था, वरना वो तो अपने मुलाजिम को भी आप कहकर मुखातिब करता था। मैं पिछले 4 दिन से सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने इमामा की शादी तुमसे क्यों कराई। तुम इस काबिल नहीं थी। मोहब्बत की दावे करना बात होती है, लेकिन किसी औरत को अपने घर में इज्जत से रखना एक बिल्कुल अलग बात है। तुम सिर्फ पहले काम कर सकते थे। लॉन से मुंसलिक कमरे में वो डॉक्टर साहब की आवाज़ और उसकी खामोशी को सुन रही थी। अपनी बीवी को इस तरह निकालने वाले मर्द को मैं मर्द तो क्या इंसान भी नहीं समझता। तुम्हें अगर इस बात का पास नहीं था कि तुम्हारी बीवी, तो इस बात का पास होना चाहिए था कि वो मेरी बेटी है। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद। साला ने कुछ कहने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी। तुमने गाड़ी अरेंज की थी। अंदर बैठी इमामा कांपने लगी थी। इसने डॉक्टर साहब को कभी इतनी बुलंद आवाज में बात करते नहीं सुना था। तुम्हें जुरात कैसे हुई कि तुम उसकी किताब के बारे में बात करो। साला ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आपने उससे पूछा कि बात मैंने क्यों की थी। अंदर बैठी इमामा का चेहरा फक हो गया।
उससे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारे किरदार को नहीं जानता, लेकिन वो 9 साल से मेरे पास है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिस पर तुम उसके किरदार पर उंगली उठाओ। उसे यकीन था वो अब जलाल का नाम लेगा। उसका पूरा दिन सर पड़ा था। सालार का एक जुमला उसे उस वक्त डॉक्टर साहब की नजरों में गिराने वाला था। 1 2 3 4 उसका दिल सेकंड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़कने लगा। फिर इमामा ने उसकी आवाज सुनी। एक लम्हे के लिए उसका दिल रुक गया। आई एम सॉरी। उसे यकीन नहीं आया ये जुमला नहीं था जिसकी ये तवक्का कर रही थी। उसकी सॉरी ने उसे शॉक किया तो डॉक्टर साहब को और भी मुश्तअल कर दिया। एक बात याद रखना तुम सालार, जो कुछ तुमको जिंदगी में मिला है उस औरत के मुकद्दर से मिला है। ये तुम्हारी जिंदगी से निकल गई तो खौरी की सब कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। हाथ मलोगी सारी उम्र तुम्हारी खुशकिस्मती के अल्लाह ने तुम्हें इमामा का कफील बनाया। कभी राज़िक बनने की कोशिश भी मत करना। राज़िक तुम नहीं हो, उसके अल्लाह उसको तुमसे बेहतर कफील दे देगा। वो काटो तो लहू नहीं की मुस्ताक बना बैठा था। शर्मसारी थी जो महसूस कर रहा था, और अंदर बैठी इमामा भी उसी तरह निदामत के समंदर में गर्क थी। उसे घर में रखना है तो इज्जत से रखो, वरना अभी और इसी वक्त उसे छोड़ दो। तुमसे कई गुना अच्छे इंसान के साथ उसको ब्याह दूंगा। मैं आपसे और उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप उससे बुलाए, मैं उससे माजरत कर लेता हूँ। अंदर बैठी इमामा जैसे जमीन में गड़ गई थी। कुलसुम आंटी उसे बुलाने आई थी और उसका दिल चाहा कि वो कहीं भाग जाए। जिंदगी में अपने शौहर का झुका हुआ सर देखने से बड़ी निदामत का सामना उसने आज तक नहीं किया था। मैं बहुत ज्यादा माजरत खाऊं। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। जो कुछ किया गलत किया मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सालार ने नजर उठाए बगैर उसके बैठते ही कहा। इमामा के रंज में कुछ और इजाफा हुआ। आज सालार के साथ ज्यादती हुई थी और उसका जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। बेटा आप जाना चाहे तो चली जाए और नहीं जाना चाहे तो। डॉक्टर साहब ने उससे कहा। नहीं, मैं जाना चाहती। उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर अपना सामान पैक कर लो। डॉक्टर साहब ने उससे कहा। उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने सामान बैग में रखा। डॉक्टर साहब इमामा के उठते ही स्टडी रूम में चले गए और उस सर झुकाए बैठा रहा। बेटा खाना लगवाऊं? कुलसुम आंटी ने जैसे माहौल बेहतर करने की कोशिश की। नहीं, मैं खाना खा कर आया था। उसने अभी नजरें नहीं उठाई। वो नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रहा था। मुलाजिमा सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास से देकर गया। साला ने चिनकूट लेकर गिलास वापस रख दिया। इमामा को पैकिंग में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। साला ने खड़े होकर खामोशी से उससे बैग ले लिया। डॉक्टर साहब भी उनको गाड़ी तक छोड़ने आए थे, लेकिन हमेशा की तरह सालार से इस बार बगलगिर नहीं हुए। गाड़ी की सड़क पर आने तक दोनों में कोई बात नहीं। फिर सालार ने कहा। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत रवैया अपनाया। सालार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता नहीं था कि अब्बू को गुस्सा आएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ। सालार ने इसकी बात काट दी। नहीं, उन्होंने ठीक कहा। जो भी कहा, गलत तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब है कि तुम ये सब कहोगे और मैंने समझू कि तुम मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे हो। सालार खामोश रहा था। वो मुझे इत्तेफाकन उस दिन पार्क में मिल गया था। उसने कहना शुरू किया। इस दफा साला ने उसको नहीं टोका। अभी चंद माह पहले उसने दूसरी शादी की है। उसने लंच के लिए इसरार किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हें बुरा लग सकता है, और मैंने तो लंच भी नहीं किया। कुछ देर बैठे रहे, फिर वो आदमी और उनकी मिसेस आ गई। मुझे देर हो रही थी तो मैं वहाँ से घर आ गई। बस इतनी सी बात थी। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, और मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। सुन लेनी चाहिए थी। आई ओवर रिएक्टेड। वो अब मध्यम आवाज में एतराफ़ कर रहा था। बेइज्जती करवानी थी इसलिए वो बड़बड़ाया। वो उससे कहना चाहती थी कि उसकी कितनी एहसानमंद हो रही थी, लेकिन कह न सकी। उसके एक लम्हे की चुप ने उसकी इज्जत रख के जैसे सारे दिनों के रवैयों का कफारा अदा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी आदमी के साथ मेरा मिलना इतना बुरा लगेगा, वरना मैं तो कभी। कुछ देर के बाद इमामा ने कहा। साला ने इसकी बात काट दी। वो कोई आदमी नहीं था इमामा, वो अब मेरे लिए सिर्फ कोई आदमी है। साला ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। उसने नाक रगड़ते एक बार फिर आंखें साफ करने की कोशिश की। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। उसने इमामा के माथे पर हाथ रख के जैसे टेम्परेचर चेक किया। बुखार है? थोड़ा सा है, डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, मेडिसिन ले रही हूँ मैं। बैग में। वो खामोश हो गए। बस एक वाक़े ने एतमाद के इस रिश्ते में अजीब दरारें पैदा कर दी थी। उस रात घर आकर उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। इमामा मेडिसिन लेकर सो गई और साला स्टडी रूम जाकर सिगरेट पीता रहा। वो
वो पिछले कई महीनों से उसे खुश करने की आखिरी हद तक जा रहा था, उसके सारे नाज नखरे उठा रहा था। उसे यकीन था वो सब कुछ इमामा के दिल से जलाल अंसर नामी शख्स से मुतल्लिक हर तरह के जज्बात निकाल देगा। वो उसके करीब आ रही थी, लेकिन जलाल किसी भूत की तरह दोबारा नमोदार हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे इतनी खूबसूरती से धोखा दे रही थी। वो 2 दिन पहले होने वाली एक एक बात को याद करके उसे लगता रहा वो मुलाकात अगर इत्तेफाकी तो उसके बाद उसने इमामा की जो हालत देखी थी उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। उस दिन उसके ऑफिस में इमामा जो आखिरी चीज़ भूली थी वो बाथरूम बेसिन के सिल पर रखी हुई उसकी शादी की रिंग थी। और रिंग उसके जाने के बाद सालार को वहाँ से मिली थी। उसका ख्याल था घर पहुँचकर उसे रिंग याद आ जाएगी, लेकिन उस दिन तो क्या, अगले 2 दिन तक इमामा को कुछ याद नहीं आया। वो मुसलसल उंगली में रहने वाली इतनी कीमती चीज़ को कैसे फरामोश कर सकती है। जलाल से होने वाली इस मुलाकात के बाद उसने उसकी रिंग उतारने को जैसे नया मफहूम पहना दिया था। बाजी अब कहाँ थी? अगली सुबह मुलाजिमा के बेल देने पर जागी। मैं चंद दिन अपने घर रहने गई थी। मुँह हाथ धोकर वापस आई तो मुलाजिमा स्टडी रूम की सफाई कर रही थी। सिगरेट के टुकड़ों से भरे एस्ट्रे ने उसे चौंका दिया। मुझे लगता है बाजी सालार साहब सिगरेट पीने लगे। हर रोज इसी तरह एस्ट्रे भरा होता है। अब रोज रोज तो कोई मेहमान ही आता होगा। वो जवाब दिए बगैर वहां से निकल गई। अगली सुबह उसने एस्ट्रे फिर सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ देखा। वो इस बात से परेशान हुई थी कि स्मोकर नहीं था, लेकिन आदी बन रहा है। कई दिनों के बाद उस रात सालार ने खाना बड़ी रग़बत से खाया। वो आमतौर पर एक चपाती से ज्यादा नहीं खाता था, लेकिन आज उसने 2 चपातियाँ खाई। और बना दो? इमामा ने उसे दूसरी चपाती लेते हुए देखकर पूछा। नहीं, मैं पहले ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, उसने मना किया। इमामा ने उसकी प्लेट में कुछ सब्जी डालने की कोशिश की, उसने रोक दिया। नहीं, मैं वैसे ही खाना चाह रहा हूँ। इमामा ने कुछ हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो जानती थी उसे उसके हाथ की चपाती पसंद है। उस दिन पहली बार उसने आखिरी लुकमा उसे नहीं दिया। वो खाना खाने के बाद टेबल से उठ गया। वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी जब वो कुछ पेपर्स लिए आया। ये क्या है? इमामा ने कुछ हैरानी से पेपर्स को देखा। बैठ कर देख लो। वो उसके करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो भी कुछ उलझे अंदाज में पेपर्स लेकर बैठ गई। पेपर्स पे नजर डालते उसका रंग फक हुआ। तलाक की पेपर्स हैं ये? वो मुश्किल बोल सकी। नहीं, ये मैंने अपने वकील से एक डाइवर्स डेट तैयार करवाया। अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो गई तो ये तमाम मामलात खुश असलूबी से तय करने की कोशिश है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। वो अब हवास बाख्ता थी। डरो मत, ये कोई धमकी नहीं है। मैंने ये पेपर्स तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार करवाए। साला ने उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। कैसा तहफ़्फ़ुज़? उसे अभी ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने अलग की सूरत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बच्चों की कस्टडी तुम्हें दी है, लेकिन मैं तो तलाक नहीं मांग रही। उसकी सारी गुफ्तगू से सर पर से गुजर रही थी। मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, सिर्फ कानूनी तौर पर खुद को पाबंद कर रहा हूँ कि मैं अलग के केस को कोर्ट में नहीं लेकर जाऊँगा। तुम्हें अलग का हक और बच्चों की कस्टडी दे दूँगा। जो भी चीज़ें उस अरसे में हक महर तोइफ ज्वेलरी और रुपये और प्रॉपर्टी की सूरत में तुम्हें दूंगा, वो सब खुला या तलाक दोनों सूरतों में तुम्हारी मलकियत होगी। मैं उनका दावा नहीं करूँगा। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? उसने बेहद खाइफ अंदाज में उसकी बात काटी। मैं अपने आप से डर गया हूँ इमामा। वो संजीदा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ सकता है। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, लेकिन उस रात मैंने परवाह नहीं की कि तुम घर से क्यों और कहाँ जा रही हो। मैं इतना मुश्ताल था कि मैंने ये परवाह भी नहीं कि तुम बहिफाजत कहीं पहुँची भी हो या नहीं। वो बेहद साफ गोई से कह रहा था। और फिर इतनी देर मैंने डॉक्टर साहब की बात भी नहीं सुनी। आई जस्ट वॉन्टेड टू पनिश यू। एक लम्हे के लिए रुका और उसने मुझे खौफजदा कर दिया। मेरा गुस्सा खत्म हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना गिर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ उस तरह बिहेव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया। बहरहाल मैं एक इंसान हूँ। तुमको साथी की बजाय हरीफ समझूंगा तो शायद आइंदा भी कभी ऐसा करूं। अभी शादी को थोड़ा वक्त हुआ है। मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। मैं खुशी खुशी ये सारे वादे तुमसे कर सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन कुछ अर्सा बाद अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो पता नहीं हमारे दरमियान कितनी तलखी हो जाए। तब शायद मैं इतनी सखावत न दिखा सकूँ और एक आम मर्द की तरह खुदगर्ज बनकर तुम्हें तंग करूँ। इसलिए अब इन दिनों जब मेरा दिल बड़ा है तुम्हारे लिए, तो मैंने कोशिश की कि मामला तय हो जाए। सिर्फ ज़ुबानी दावे न करो। तुम्हारे साथ मेरी तरफ से मेरे वालिद की सिग्नेचर से इस पर तुम डॉक्टर साहब से इस पर साइन करा लो। वो चाहे तो पेपर्स अपने पास रखें, तुम अपने लॉकर में रखवा दो। वो आंखों में आंसू लिए उसका चेहरा देखती रही। मैंने तो तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, उसकी आवाज़ भराई हुई थी। लेकिन मुझे तो देनी चाहिए ना।
मैं पेपर जज्बात में आकर नहीं दे रहा तुम्हें, ये सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत इनसिक्योर हुई मामा। एक लम्हे के लिए होंठ काटते हुए रुका। और अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कितना तंग कर सकता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है। और फिर रुक कर होंठ काटने लगा। तुम मेरा वाहिद असासा हो जिसे मैं पास रखने के लिए फेयर और फॉयल की तमीज के बिना कुछ भी कर सकता हूँ। और यह एहसास बहुत खौफनाक है मेरे लिए। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, नहीं तुम्हारी हक तलफी चाहता हूँ। हम जब तक साथ रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, और अगर कभी अलग हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को तकलीफ दे बगैर अलग हूँ। उसका हाथ तपकते उठकर चला गया और पेपर्स हाथ में लिए बैठी रही। पौधों को पानी कब से नहीं दिया? अगली सुबह उसने नाश्ते की टेबल पर सालार से पूछा। पौधों को? वो चौंका। पता नहीं, शायद काफी दिन हो गए, बड़बड़ाया था। सारे पौधे सूख रहे थे। उसका चेहरा देखते हुए हैरान थी। वो जिम से आने के बाद रोज सुबह पौधों को पानी दिया करता था। उससे पहले कभी भी इमामा ने उसे रूटीन बदलते नहीं देखा। वो स्लाइस खाते खाते एकदम उठकर टेरिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चंद मिनटों बाद वो परेशान से वापस आया था। हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। उस दिन वो पौधों को पानी देकर आई थी। तुम्हारी गाड़ी फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो 4 दिन में मेरी गाड़ी आ जाएगी तो तुम्हारी छोड़ दूंगा। उसने दोबारा बैठते मामा से कहा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप में लग गई थी, उसने आम से लहजे में कहा। वो चौंक गई। कैसे लग गई? मैंने किसी गाड़ी के पीछे मार दी थी। वो कुछ मौजूद खान अंदाज में उसे बता रहा था। वो उसका चेहरा देखती रही। वो स्लाइस और मक्खन लगा रहा था। वो एक्सपर्ट ड्राइवर था और ये नामुमकिन था कि वो किसी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दे। घर में आने वाली दरारें मर्द और औरत पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होती है। औरत की परेशानी आंसू बहाने, खाना छोड़ देने, बीमार होने तक होती है। मर्द उसमें कुछ नहीं करता। उसका हर रद्द-ए-अमल उसके आसपास की दुनिया पर असरअंदाज होता है। इमामा ने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। उस रात वो डॉक्टर साहब के घर उस वाक़े के बाद पहली बार लेक्चर के लिए गया था। इमामा हमेशा की तरह आज भी उनके साथ थी। डॉक्टर साहब ने आज भी सालार का इस्तकबाल किसी गर्मजोशी के बगैर सिर्फ हाथ मिलाकर किया था। लेक्चर के बाद डिनर पे भी उन्होंने सालार के लिए वही पुरानी तवज्जो नहीं दिखाई। डिनर पर फुरकान भी था और डॉक्टर साहब फुरकान से गुफ्तगू में मसरूफ रहे। सालार से आंटी ने थोड़ी सी बातचीत की थी। सालार से ज्यादा उस रात उस रवैये को इमामा ने महसूस किया था। इमामा को डॉक्टर सब्ताली के सालार को नजरअंदाज करना बुरी तरह चुभा था। वापस आते हुए परेशान थी। उस रात वो सोने के लिए नहीं गई थी। एक नावे लेकर स्टडी रूम में आ गई थी। वो काम करने की बजाय सिगरेट सिलगाए बैठा था। उसे देखकर सिगरेट उसने एश ट्रे में मसल दिया। कमरे में अकेली बैठी बोर होती, इसलिए सोचा यहाँ आ जाऊं। उसने सिगरेट को नजरअंदाज करके सालार को तावील दी। तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगे? उसने सालार से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने हैरानी से उसे देखा। वो रॉकिंग चेयर पर बैठ गई और नावेल खोल लिया। वो सिगरेट पीना चाहता था लेकिन उसके सामने नहीं पीता था। इमामा ये जानती थी, इसलिए वहां कर बैठ गई थी। कुछ देर बेमकसद से देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप निकाल कर न चाहते हुए काम करने लगा था। काफी दिनों के बाद उस रात उसने परेशान होकर सिगरेट की बजाय काम किया था। वो पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ घर आकर नहीं बल्कि ऑफिस में भी इसी तरह चेन स्मोकिंग कर रहा था। अब उसे आदतन तलब हो रही थी। 1-1.5 घंटे बाद उसने बिलाखिर इमामा को मुखातिब किया। तुम सो जाओ, काफी रात हो गई। इमामा ने चौंक कर उसे देखा। तुम फारिग हो गए हो? नहीं, मुझे अभी काफी काम है। तो फिर मैं बैठी हूँ, अभी तुम काम खत्म कर लो, मेरा भी एक चीटर रहता है। सालार बेख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। यानी आज रात तो मजीद कोई सिगरेट नहीं पी सकता था। उसने एश ट्रे में सिगरेट के अधजले टुकड़ों को कतरे मायूसी से देखते हुए सोचा। मजीद 1 घंटे बाद जब वो फारिग हुआ था तब तक वो उसी रॉकिंग चेयर पे सो चुकी थी। अपनी कुर्सी पे बैठा बेमकसद उसे देखता रहा। अगले चंद दिन भी उसी तरह होता रहा। उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू होने लगी थी और उसका आगाज भी इमामा करती थी। सालार बेहद शर्मिंदा था और उसकी खामोशी की बुनियादी वजह यही थी। वो सारे वाक़े से बुरी तरह हर्ट होने के बावजूद उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर सब्ताली ने अगले हफ्ते भी सालार के साथ वैसे ही सलूक किया था। इस बार इमामा को पहले से भी ज्यादा रंज हुआ। अब्बू, आप सालार से अच्छी तरह बात क्यों नहीं करते? इमामा अगले दिन दोपहर को डॉक्टर सब्ताली के ऑफिस से आने के बाद उनके घर आई थी। कैसे बात करनी चाहिए? वो बेहद संजीदा थे, जैसे आप पहले बात करते थे। पहले सालार ने ये सब नहीं किया था, उसके बारे में मुझे बड़ी खुशगुमानियाँ थी। वो मध्यम आवाज में बोली। अब्बू बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, मेरी गलती थी, वरना बात शायद इतनी न बढ़ती। वो बहुत इज्जत करता है मेरी,
बहुत ख्याल रखता है, लेकिन अब ये सब होने के बाद वो बहुत परेशान है। वो सर झुकाए वजाहतें दे रही थी। आप जब उसे इग्नोर करते तो मुझे बहुत हद तक महसूस होती है वो ये सलूक डिजर्व नहीं करता। फुरकान भाई के सामने कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी उसे। वो बेहद रंजिदा थी। डॉक्टर सब्ताली बेसाख्ता हंस पड़े। इमामा ने नजरें उठाकर देखा। मैं जानता हूँ सालार बुरा आदमी नहीं है, वो परेशान और नादिम है। मैं ये भी जानता हूँ कि कसूर उसका ज्यादा नहीं और मेरा उसके साथ रवैया आपको बुरा लगता होगा। वह हैरानी से डॉक्टर सब्ताली का चेहरा देखने लगी। बेटा, मैं आपको उसी बात का एहसास दिलाना चाहता था। मर्द जब गुस्से में घर छोड़कर जाता है तो वैसे ही वापस आ जाता है। उसके घर से जाने पर उसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता, न उसकी बीवी की इज्जत पर हर्फ आता है। लेकिन औरत जब गुस्से में घर से निकलती है तो अपनी और मर्द दोनों की इज्जत लेकर बाहर आती है, और वापस भी आए तो दोनों की इज्जत कम हो जाती है। झगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, उसने गुस्से में बुरा भला कह दिया, जाने का कह दिया, आप घर के किसी दूसरे कमरे में चली जाती। वो हाथ पकड़कर तो नहीं निकाल रहा था ना। सुबह तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाता, एक आध दिन में बात खत्म हो जाती, इतना बड़ा मसला न बनता। और आसानी से उसे समझा रहे थे। मर्द के दिल में उस औरत की कोई इज्जत नहीं होती जिसे छोटी छोटी बातों पे घर की दहलीज पार करने की आदत हो। और ये दूसरी बार हुआ है। उसने चौंक कर डॉक्टर साहब को देखा। याद है, शादी के दूसरे दिन भी आप नाराज होकर सईदा अम्मा के पास रह गई थी। इमामा ने नादिम होकर सर झुका लिया। उसे ये वाक़या याद नहीं रहा था। मर्द के साथ आना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ़ होती है। वो उसे अपना दुश्मन बना लेती है। अखड़पन और जिद से मर्द से बात मनवाई जा सकती है, लेकिन उसके दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती। अल्लाह ने आपको मोहब्बत करने वाला और बहुत सी खूबियों वाला शौहर दिया है। उसने आपकी ऐब जोई नहीं की, बल्कि आपको अपने साथ ले गया। बहुत कम मर्दों में सिफत होती है। तो अगर कभी कोई कोताही हो जाए तो उसे उसकी मेहरबानियां याद कर लिया करें। उस सर झुकाए खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। अगर मैं ये सब बातें उस वक्त आपको समझाता जब आप यहाँ आई थी तो आप कभी मेरी बात न समझती। आपको लगता है कि अगर उस वक्त आपके वालिदैन होते तो इस सिचुएशन में आपको सपोर्ट करते, इसलिए ये बातें तब नहीं समझाई मैंने। वो ठीक कह रहे थे। वो उसे उस वक्त कुछ कहते तो बुरी तरह दिल बर्दाश्त हो जाती। उसने कुछ कहे बगैर वो पेपर्स निकाल कर उन्हें दिए। इस सालार ने उसे दिए थे। इस सालार ने दिए मुझे, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। डॉक्टर सब्ताली बेहद गहरी मुस्कुराहट के साथ वो पेपर्स पढ़ते रहे, फिर हंस पड़े। उसने ये बहुत नासिब और हिकमत वाला काम किया है। मैं अपने पास आने वाले अक्सर मर्दों को उन मामलात के हवाले से इसी तरह तस्वीर का कहता हूँ, और कई मर्दों ने किया भी है। सालार के जहन में भी वही चीज़ें, लेकिन उसने आपके लिए कुछ ज़्यादा कर दिया है। उस दिन वो पूरा रास्ता डॉक्टर साहब की बातों के बारे में सोचती रही। उन्होंने उसे कभी नसीहत नहीं की थी। ये पहला मौका था। कोई ना कोई गलती उसने भी महसूस की थी। तुम डॉक्टर साहब के पास गई थी? सालार ने शाम को घर आते ही सवाल किया। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? वो खाने के बर्तन टेबल पर लगा रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। वो गर्दन से टाई निकालते हुए बोला। ओह, कुछ कहा उन्होंने तुमसे? उसने सालार का चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, वैसे ही कुछ देर बातें करते रहे। इमामा को महसूस हुआ उससे कुछ कहना चाहता है। हमेशा की तरह कपड़े तब्दील करने के लिए बेडरूम में जाने की बजाय टाई निकालकर बेमकसद किचन के काउंटर से टेक लगाए सलाद खा रहा था। आज क्या है खाने में? शादी के इतने महीनों में पहली दफा उसने सवाल किया था। इमामा ने उससे बताया, लेकिन वो हैरान हुई थी। और स्वीट डिश? ये सवाल पहले से भी ज्यादा अचंभे वाला था। वो मीठे का शौकीन नहीं था। कल चाइनीज बनाना। वो एक बार फिर हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। वो खाने के मामले में फरमाइशें करने का कहाँ आदी था। कल भी चाइनीज था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते से सालार को जैसे याद दिलाया। वो गड़बड़ा गया। हाँ, कल भी चाइनीज था, कोई बात नहीं, कल फिर से। उसमें कोई हर्ज नहीं। इमामा ने सिर्फ सर हिलाया। वो अब फ्रिज से चपातियाँ बनाने के लिए आटा निकाल रही थी। एक्वा ब्लू कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है। उसने हैरत से सालार को देखा। एक्वा ब्लू नहीं है ये। उसकी आंखों के तासुर ने उसे गड़बड़ाया था। सालार, तुम्हारे साथ मसला क्या है? इमामा ने कहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा एक्वा ब्लू है। ये एक्वा ब्लू ही है, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि मसला क्या है। वो उसकी बात पे हंस पड़ा, फिर कुछ कहे बगैर आगे बढ़ा और उसे साथ लगा लिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इमामा ने उसे कहते सुना। वो जानती थी कि वो किस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। आई एम रियली सॉरी एंड आई मीन इट। वो अब दोबारा मुआवजरत कर रहा था। आई नो, उसने मध्यम आवाज में कहा। आई लव यू। इमामा का दिल भर आया।
तुम्हें कैसे पता चला कि एक्वा ब्लू है? अपनी पैरों से आंखें साफ करते हुए इमामा ने बात बदलने की कोशिश की। तुम हमेशा अजीब नाम लेती हो कलर्स के। एक्वा ब्लू वाहिद अजीब नाम था जो मुझे ब्लू कलर के लिए इस वक्त याद है। उसने सादा लहजे में कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो कलर ब्लाइंड था, उसे अब अंदाजा हो चुका था। वेरी स्मार्ट, उसने जैसे उसे दाद दी। यू थैंक सो, वो हंसा। यस आई डू, थैंक यू, वो कहता हुआ किचन से निकल गया। किचन के बस में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। क्या लोगे तुम? सालार ने मेन्यू कार्ड पर नजर डालते हुए कहा। मैं तो श्रिम्प की डिशेस में से कोई ट्राई करूंगा। वो इस्लामाबाद में दूसरी बार खाना खाने निकले थे। 15 मिनट बाद खाना सर्व हो गया और खाना खाने के दौरान वेटर ने एक चिट लाकर सालार को दी। उसने हैरानी से चिट पर लिखी तहरीर को देखा। आप ये जगह फौरन छोड़ दें। सालार ने हैरानी से सर उठा के वेटर को देखा। ये क्या है? उसने वेटर से पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देता ही करंट उसे छू कर गुजरा। वो जान गया था कि वो क्या था। बेहद बक रफ्तारी से चंद करेंसी नोट निकालकर उसने टेबल पर रखते हुए उसने वेटर को बिल क्लियर करने का कहा। इमामा हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगी। खाना छोड़ दो, हमें जाना है, उसने खड़े होकर कहा। लेकिन क्यों? वो न समझी थी। इमामा ये तुम्हें बाहर जाकर बता दो, तुम बैग ले लो अपना। वो कुर्सी धकेलता पलटा फिर साख्त हो गया। उन्हें निकलने में देर हो गई थी। उसने कुछ फासले पर इमामा के वालिद और बड़े भाई को देखा और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो बर्क रफ्तारी से इमामा की कुर्सी की तरफ आया। इमामा टेबल के नीचे अपने कदमों में रखा हुआ बैग उठा रही थी। उसने अभी उन्हें आते हुए नहीं देखा था। सालार के अपने करीब आने पर बैग उठाते उठ खड़ी हुई और उसने भी अपनी फैमिली के अफराद को अपनी तरफ आता देखा। एक लम्हे में उसका खून खुश्क हो गया था। सालार ने कुछ कहने की बजाय उसे अपने ओट में किया। सामने से हटो, हाशिम मुबीन ने पास साथी बुलंद आवाज में उससे कहा। आसपास टेबल्स पे बैठे लोग एकदम उनकी तरफ मतवजा हुए। न सिर्फ कस्टमर्स बल्कि वेटर्स भी। आप हमारे साथ घर चले, वहां बैठकर बात करते, सालार ने तहम्मुल से हाशिम मुबीन को कहा। उसने जवाब एक गाली देते उसे ग्रेबान से पकड़ा और खींचकर एक तरफ हटाने की कोशिश की। वसीमा और अजीम से इमामा को वहां से ले जाने का कहा। हाशिम की बरक्स वसीमा और अजीम दोनों कुछ मुतामिल थे। वो जानते थे इस तरह जबरदस्ती उस रेस्टोरेंट से किसी को हॉल से बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी का सामना किए बगैर इमामा को बहिफाजत वहां से ले जाना मुश्किल था। वो सालार के अकब में उसकी शर्ट पकड़े थर थर कांपती हुई तकरीबन उससे चिपकी हुई थी। जब हाशिम मुबीन ने सालार का ग्रेबान पकड़ते उसे खींचा। सालार ने अपना दिफा करते हुए ग्रेबान छुड़ाते हाशिम मुबीन को जरा सा पीछे धकेला। उनके लिए धक्का काफी साबित हुआ। वो पैर फिसलने से बेख्तियार नीचे गिरे। रिसेप्शन तब तक बाहर मौजूद सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर चुका था। उस सकी ने अजीम को भी मुश्ताल कर दिया था। वो भी बुलंद आवाज से गालियां देते हुए जोश में आया और बेहद गैर मुतवक्का अंदाज में सालार के जबड़े पर एक गुस्सा रसीद किया। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जरा सा झुका और अजीम उसके पीछे खड़ी इमामा तक जा पहुंचा। उसने कांपते हुए सालार के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन अजीम ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए न सिर्फ सालार से अलग करने की कोशिश की बल्कि उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। सालार तब तक संभल कर सीधा होकर उसे छुड़ाने के लिए पलटा था जब उसके बाएं कंधे की पुष्ट पर दर्द की एक तेज लहर उठी। उसने होंठ बीच कर अपनी चीख रोकी। वो हाशिम मुबीन थे जिसने टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उसकी पुष्ट में मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरी लम्हे में हिलने की वजह से उसके बाएं कंधे में जाकर लगा था। सिक्योरिटी और दूसरे वेटर्स तब तक करीब पहुंच चुके थे और उन तीनों को पकड़ चुके थे। इमामा ने न तो हाशिम मुबीन को सालार को चाकू मारते देखा था, न ही सालार को चाकू कंधे से निकालते देखा। सालार अपने जींस की जेब से सेल निकालकर सिकंदर को फोन पर वहां आने के लिए कह रहे थे। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, लेकिन उसके बावजूद अपना लहजा नॉर्मल रखकर सिकंदर से बात कर रहा था। वो अपने कंधे से कमर तक खून की नमी महसूस कर रहा था। आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, आप आ जाइए, मैनेजर ने उसकी पुष्ट पर बहने वाले खून को देखते हुए कहा। इमामा ने मैनेजर की इस बात पर हैरान होकर सालार को देखा। वह फोन पर बात खत्म कर रहा था। इमामा ने इसके हाथ को पहली बार नोट किया था जो कंधे के ऊपर रखे हुए था। क्या हुआ है? इमामा ने कदरे सरासनगी के आलम में पूछा। कुछ नहीं, सालार ने अपना बाजू सीधा किया। इमामा ने इसकी खूनालूद उंगलियां देखी। उसने समझा शायद उसका हाथ जख्मी है। उससे क्या हुआ? उसने कुछ हवास बाख्ता होकर पूछा। उसने जवाब देने की बजाय करीबी टेबल से नैपकिन उठाकर अपने हाथ साफ करते हुए इमामा को चलने का इशारा किया।
वो मैनेजर के कमरे में आ गए, पुलिस को कॉल कर चुका था और अब वो पुलिस के आने तक उन्हें वहाँ रोकना चाहता था, लेकिन सालार जख्मी था, उसे फर्स्ट एड की जरूरत थी। इमामा ने पहली बार सालार की खूनालूद पुश्त देखी और धक से रह गई थी। अगले 5 मिनट में पुलिस, एम्बुलेंस और सिकंदर आगे पीछे पहुंचे थे। सिकंदर के आते ही सालार ने इमामा को घर की बजाय फौरी तौर पर कहीं और भेजने का कहा। सिकंदर खुद सालार को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वहाँ वो चाहने के बावजूद उससे इन्हें कह सकी कि उसके साथ जाना चाहती है। सिकंदर ने उसे फौरी तौर पर अपने बड़े भाई शाहनवाज के घर भेज दिया। वो वहाँ बुत की तरह आकर गेस्ट रूम में बैठ गई। सालार को किसी ने चाकू से जख्मी कर लिया था, ये उससे सुन लिया था, मगर ये उसके बाप ने किया था, ये भाइयों में से किसी ने, ये उन्हें जान सकी। रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी ने पुलिस के आने तक उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया था। उसे आए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि सालार की कॉल आ गई। तुम पहुंच गई? उसने इमामा की आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, तुम कहाँ हो? अभी क्लिनिक पर हूँ, सालार ने कहा। और अब्बू? पापा साथ है मेरे। सालार ने उसके लफ्ज़ों पर गौर नहीं किया। मैं अपने अब्बू का पूछ रही हूँ, उसने बेसाख्ता कहा। उसे इमामा की तशवीश बहुत बुरी लगी। वो तीनों पुलिस कस्टडी में, यहाँ से फारिग होकर हम वहीं जाएंगे। इमामा का दिल डूबा। बाप और भाइयों के हालात में होने के तस्वर ने चंद लम्हों के लिए उसे सालार के जख्मी होने से लापरवाह कर दिया। सालार, उन्हें प्लीज माफ कर दो और रिलीज करा दो। सिकंदर उस वक्त उसके पास थे। वो इमामा से कुछ कह न सका, लेकिन वो खफा हुआ था। वो उससे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए परेशान थी। वो जख्मी था, लेकिन उसने ये तक पूछने की जहमत नहीं की कि वो आप कैसा है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उसने कुछ कहने के बजाय फोन बंद कर दिया। क्लिनिक में उसके चेकअप में 1 घंटा लग गया। खुशकिस्मती से उसकी कोई रग को नुकसान नहीं पहुंचा था। क्लिनिक में ही सिकंदर की फैमिली के अफराद आना शुरू कर दिया और सालार को सिकंदर के इश्तिहाल से अंदाजा हो गया था कि मामला संजीदा नीयत इख्तियार कर गया है। वो खुद बेहद नाराज होने के बावजूद मामले को खत्म करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन सिकंदर नहीं मान रहे थे। इमामा ने दोबारा सालार से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन एक दफ़ा उसने फ़ोन नहीं उठाया और दूसरी दफ़ा उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये दूसरी बार हुआ था कि उसने अपना सेल उसकी वजह से ऑफ किया था। क्यों पैरवी न कर उस केस की? उन्हें छोड़ दो ताकि अगली बार वो तुम्हें शूट कर दे। उसने अस्पताल से पुलिस स्टेशन जाते हुए गाड़ी में सिकंदर से कहा था। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, बात बढ़ चुकी है अब, और उसकी इब्तिदा उन्होंने ही की है। सिकंदर बेहद मुश्ताल थे। पापा और इमामा की फैमिली, उसने बिलाखिर कहा। नहीं, वो इमामा की फैमिली थी। अगर उसे इमामा की परवाह होती तो उसके शोहर पर कभी हाथ न उठाती, और अगर उन्हें परवाह नहीं तो इमामा को भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। एक हद थी जो मैं कभी नहीं चाहता था कि वो पार कर ले, लेकिन उन्होंने हद पार कर लिए। मेरी फैमिली में से किसी को तकलीफ पहुंचेगी तो मैं हाशिम फैमिली को किसी सेफ यौन में नहीं रहने दूंगा। मैं उन्हें उन्हीं की ज़बान में जवाब दूंगा। ये बात तुम अपनी बीवी को बता भी दो और समझा भी दो। पापा प्लीज, इस इशू को हल होना चाहिए, सालार ने बाप से कहा। ये ख्वाहिश उनको करनी चाहिए, तभी ये मसला हल होगा। उसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे हुई? उसका ख्याल है कि मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त कर लूंगा। अब वो मुझे पुलिस स्टेशन से निकल कर दिखाए। उन्हें ठंडा करने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मामला किस हद तक बढ़ जाएगा इसका अंदाजा सालार को नहीं था। ये सिर्फ 2 बार सब फैमिलीज का मसला नहीं रहा था, बल्कि एक कम्युनिटीज का मसला बन गया था। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम आला अफसरान इस मामले को हल करने के लिए वहां मौजूद थे। हाशिम मुबीन को सबसे ज्यादा मसला रेस्टोरेंट की इंतजामिया की वजह से हो रहा था, जहां ये सब कुछ हुआ। इब्तिदाई गुस्से इश्तियाल के बाद बिलाखिर हाशिम फैमिली ने वाकई की संगीनी को महसूस करना शुरू कर दिया। मगर मसला ये हो रहा था कि सिकंदर फैमिली किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार न थी। फजर तक वहां बैठने के बाद भी मसले का कोई हल नहीं निकला। वो घर वापस आ गए। सालार वापसी पर सारा रास्ता सिकंदर को केस वापस लेने पर कायल करता रहा और नाकाम रहा। शाहनवाज के घर गेस्ट रूम में दाखिल होती इमामा ने उससे पूछा, अब्बू और भाई रिलीज हो गए? उसका दिमाग घूम गया था। वाहिद चीज जिसकी इमामा को परवाह थी वो ये थी कि उसके अब्बू और भाई रिलीज हुए। उसका जख्म कैसा था, उसकी तबीयत कैसी थी? इमामा को जैसे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, और होंगे भी नहीं। वो बेहद खफकी से कहता वॉशरूम चला गया। पेन किलर्स लेने के बावजूद उस वक्त तक जागते रहने की वजह से उसकी हालत वाकई खराब थी, और रही से ही कसर इमामा की अदम इस्तेकाम वजही ने पूरी कर दी थी। वो पुलिस स्टेशन में है? उसकी वॉशरूम से निकलते उसने सिर्फ सूजी आंखों के साथ उससे पूछा था। वो जवाब दिए बगैर बेड पर करवट के बल लेट गया और आंखें बंद कर ली। उठकर उसके पास आकर बैठ गई।
केस वापस ले लो सालार, उन्हें माफ कर दो। उसकी बाजू पर हाथ रखते उसने मुल्तजाना अंदाज में से कहा। सालार ने आंखें खोल दी। इमामा, मैं इस वक्त सोना चाहता हूँ, तुमसे बात नहीं करना चाहता। मेरे अब्बू की कितनी इज्जत है शहर में, वो वहाँ कैसे रहे होंगे और कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे सब कुछ। वो रोने लगी। इज्जत सिर्फ तुम्हारे अब्बू की है, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली की कोई इज्जत नहीं। वो बेसाख्ता कह गया। वो सर झुकाए होठ काटते हुए रोती रही। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे पास हर चीज की वजह शादी है। तुम मेरे साथ शादी करके जहन्नम में आ गई। शादी ना हुई होती तो जन्नत में होती तुम, है ना? वो बुरी तरह बरहम हुआ। मैं तुम्हें तो इल्जाम नहीं दे रही, मैं तो, उसने खाइफ होते हुए कुछ कहना चाहा। कुछ मेरे साथ भी वफादारी का मुजाहिरा करो, वैसी वफादारी जैसे तुम अपने माँ बाप और भाइयों के लिए दिखा रही हो। वो बोल नहीं सकी। उसने जैसे उसे जूता खींच मारा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो एक लफ्ज कहे बगैर उसके बिस्तर से उठ गई। साला ने आंखें बंद कर ली। दोबारा उसकी आंख 12:30 बजे कंधे में होने वाली तकलीफ से खुली। उसे टेम्परेचर भी हो रहा था। कंधे को हरकत देना मुश्किल हो गया था। बिस्तर से उठते ही उसकी नजर इमामा पर पड़ी। वो सोफे पर बैठी हुई थी। वो रुके बगैर वॉशरूम चला गया। नहाकर तैयार होने के बाद वो बाहर निकला और इमामा से बात किए बगैर बेडरूम से चला गया। उसे अपने आप वहाँ अजनबी लगने लगा था। वो वाहिद इंसान था जो उसकी सपोर्ट था। अब वो भी उससे बरगजिस्ता हो रहा था। मैं केस वापस ले रहा हूँ। लंच टेबल पर बैठे उसने ऐलानी अंदाज में कहा। पूरी टेबल पर एकदम खामोशी छा गई। वहाँ सिकंदर के साथ शहनवाज और उसकी फैमिली भी थी। मैंने इस पूरे मामले के बारे में सोचा है और तैयबा ने बेहद तल्खी से उसकी बात काटी। तुम सोचना कब का छोड़ चुके, तुम्हारी बीवी की पढ़ाई गई पट्टी है। मम्मी, इमामा को सारी सिचुएशन से निकाल दे। अच्छा तो फिर उसे तलाक देकर इस मसले को खत्म कर दो। वो माँ का चेहरा देखता रहा। फिर उसने हाथ में पकड़ा कांटा रख दिया। ये मैं कभी नहीं करूँगा। तो फिर हम भी वो नहीं करेंगे जो तुम चाहते हो। इमामा के बाप और भाई जेल में रहेंगे, तैयबा ने भी उसके अंदाज में कहा। केस वापस लेने का मतलब है उनको शह देना। तुम पूरी फैमिली को खतरे में डाल रहे हो। शहनवाज ने मदाखलत की। रिस्क तो केस चलने की सूरत में भी होगा। वो जानता था वो जो कह रहा है उससे पूरी फैमिली की कितनी मलामत उसे मिलने वाली थी। वो इमामा को खुश कर सकता था या अपनी फैमिली को, और अपनी फैमिली को नाखुश करना उसके लिए ज्यादा बेहतर था। इमामा रात की 9 बजे तक वैसे ही कमरे में बैठी रही। सालार का कोई अता पता नहीं था। वो थकन के आलम में सोफे पर कब सो गई उसे अंदाजा नहीं हुआ। रात गई। उसकी आंख सालार के कंधा हिलाने पर खुली थी। वो हड़बड़ा गई। उठ जाओ, हमें जाना है। वो कमरे से अपनी चीजें समेट रहा था। वो कुछ देर बैठी आंखें रगड़ती रही। केस वापस ले लिया मैंने, तुम्हारी फैमिली रिलीज हो गई। वो ठिठकी थी। वो बैग की जिप बंद कर रहा था। किसी ने जैसे इमामा के खंदर से मिनटों बोझ हटा दिया था। उसके चेहरे पर आने वाले इत्मीनान को नोट किए बगैर नहीं रह सका। उसके पीछे बाहर लॉन्च में आते उसने माहौल में मौजूद तनाव और कशीदगी महसूस की थी। शहनवाज और सिकंदर दोनों ही बेहद संजीदा थे और तैयबा के माथे पर शिकने थी। वो नर्वस हुई थी और वो सालार के साथ जिस गाड़ी में थी वो ड्राइवर चला रहा था। सालार पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखता रहा और गहरी सोच में डूबा रहा। घर पहुंचने के बाद भी सबकी खामोशी और सर्द मेरी वैसी ही थी। सालार तैयबा और सिकंदर से बाहर लॉन्च में बैठ गया और वो कमरे में आ गई। आधा घंटे बाद मुलाजिम ने उसे खाने पर बुलाने आया था। उसकी आमद से कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। सिर्फ सालार अपनी प्लेट में कुछ डाले बगैर उसका इंतजार कर रहा था। उसके बैठने पर उससे पूछते चावल की डिश उसकी तरफ बढ़ाई और फिर खाने के दौरान वो बगैर पूछे कुछ न कुछ उसकी तरफ बढ़ाता गया। वो खाने के बाद बेडरूम में सालार के साथ ही आई थी। वो एक दफा फिर बातचीत किए बगैर सोने के लिए लेट गया। सालार आंखें बंद की उसकी समझ में कुछ न आया कि जवाब दे या न दे। सालार बोलो, बिलाखिर उसने कहा। जख्म गहरा तो नहीं था, नरम आवाज से उसने पूछा था। कौन सा वाला? ठंडे लहजे में किया हुआ सवाल उसे लाजवाब कर गया। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? उसके कंधे पर हाथ रखते उसने सवाल बदला था। अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा जख्म है, मेरा दर्द है। वो फिर लाजवाब हुई। बुखार हो रहा है तुम्हें क्या? उसका हाथ कंधे से हटकर पेशानी पे गया। उसका हाथ हटाते हुए सालार ने बेड साइड लैंप ऑन कर दिया। इमामा, तुम वो क्यों नहीं पूछती जो पूछना चाहती हो? उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा उसने। वो चंद लम्हे बेबसी से उसे देखती रही, फिर जैसे हथियार डाल दिए।
अब्बू से क्या बात हुई तुम्हारी? उसने जवाब में हाशिम मुबीन की गालियों को बेहद ब्लंट अंदाज में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। मैं गालियों का नहीं पूछ रही, वैसे क्या कहा था उन्होंने? इमामा ने खफगी से उसकी बात काट दी। ओह सॉरी, उनकी गुफ्तगू में 70% गालियां थी और कितना इडियट करूंगा। बाकी बातों में उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुअर हूँ, लेकिन कुत्ते की मौत मरूंगा, और जो कुछ मैंने उनकी बेटी के साथ किया वो मेरी बेटी और बहन के साथ हो, उसके लिए वो खुसूसी तौर पर बद्दुआ फरमाएंगे। तुम्हारे लिए भी उनके कुछ पैगामात हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि तुम्हें बता सकूं। एक थी उनकी गुफ्तगू। और नम आंखों के साथ गंग बैठी उसका चेहरा देखती रही। उन्होंने तुमसे एक्सक्यूज नहीं की? भराई आवाज में उसने पूछा। की थी उन्होंने। उन्हें बड़ा अफसोस था कि उस वक्त उनके पास कोई पिस्टल क्यों नहीं था या कोई अच्छा वाला चाकू, क्योंकि मुझे जिंदा सलामत देखकर बेहद नाखुश थे। उसका लहजा तंजिया था। फिर तुमने केस क्यों खत्म कर दिया? तुम्हारे लिए किया, उसने दो टोक अंदाज में कहा। उस सर झुकाकर रोने लगी। मैं तुम और तुम्हारी फैमिली से कितनी शर्मिंदा हूं मैं बता नहीं सकती। उससे तो अच्छा होता मुझे मार देते। मैंने तुमसे कोई शिकायत की है, वो संजीदा था नहीं, लेकिन तुम मुझसे ठीक तरह बात नहीं कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहा। मैं कल रात से ख्वार हो रहा था, मुझे तो तुम रहने दो। मुझे उस हवाले से तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जहां तक मेरी फैमिली का ताल्लुक है तो वो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेंगे, एक फितरी बात है। 2-4 हफ्ते गुजर जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएंगे, उसने रसानियत से कहा। इमामा ने भीगी आंखों से उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। मेरी कोई इज्जत नहीं करता। साला ने उसकी बात काट दी। ये तुम कैसे कह सकती हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? पापा ने, मम्मी ने और किसी और ने? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साला ने फिर उसकी बात काट दी। और कोई कुछ कहेगा भी नहीं तुमसे। जिस दिन तुमसे कोई कुछ कहे तब कहना कि तुम्हारी इज्जत नहीं करता कोई। बेहद संजीदा था। मैं तुम्हें कभी अपने बाप के घर भी नहीं लेकर आता, अगर मुझे खदशा होता कि तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। तुमसे शादी जैसे भी हुई थी, तुम मेरी बीवी हो, और हमारे सर्कल में ऐसा कोई नहीं जो ये बात नहीं जानता। अब ये रोना धोना बंद कर दो, उसने कदर झड़कने वाले अंदाज में कहा। 6:30 बजे की फ्लाइट है, सो जाओ। उसने आंखें बंद कर लिया। वो उसका चेहरा देखने लगी। कुछ भी कहे बिना उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। ये परवाह किए बगैर कि उसके सर रखने से उसके कंधे में तकलीफ हो सकती है। वो जानती थी उसे कभी नहीं हटाएगा, और साला ने उसको नहीं हटाया। बाजू उसे गर्द हिमायल करते उसने दूसरे हाथ से लाइट ऑफ कर दी। मम्मी ठीक गई थी, उसके सीने पर सर के उसे सालार को बड़बड़ाते सुना। क्या हो चौंकी? तुमने मुझ पर जादू किया हुआ है। वो हंस पड़ी।